नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आओ बच्चों, आज का पाठ शुरू करें। पाठ कक्षा 9 का, विषय भूगोल। पाठ का नंबर 6, नाम है जनसंख्या। नाम से ही ज्ञात होता है जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। तो बच्चों, जनसंख्या को जानने से पहले मैं आपको जनगणना के बारे में बताना चाहूँगी। जनगणना होती है जन की गणना करना, यानी कि कितने लोग हैं भारत में व उसके अलग अलग राज्यों में। जब हम उनको गिनते हैं तो वह जनगणना कहलाता है। तो एक निश्चित अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। बच्चों, आप सब जानते हो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो बच्चों, जनगणना के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई। वह था 1872 और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। बच्चों, पहली जनगणना और पहली संपूर्ण जनगणना में अंतर है। पहली जनगणना कुछ राज्यों में हुई थी, पर पूरे भारत में जो जनगणना हुई थी उसे हम कहेंगे पहली संपूर्ण जनगणना। तो बच्चों, आइए हम अपना पाठ शुरू करें। बच्चों, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं, नहीं तो हम उन्हें सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। तीसरा प्रश्न, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। उनकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो आओ बच्चों, पहले हम अपने पहले प्रश्न पर चर्चा करें। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। ये 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इनका विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरण है। बच्चों, चित्र 6.1 देखो, ये वृत्तारेख है। इस चित्र में आपको विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग दर्शाया जा रहा है। ऊपर वाला वृत्तारेख जनसंख्या को दर्शा रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है भारत की जनसंख्या 17.5% व शेष विश्व की जनसंख्या 82.5%। वहीं क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 2.4%, जबकि विश्व का क्षेत्रफल 97.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी वाले केवल 5 राज्यों में निवास करती हैं। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आओ बच्चों, हम जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को देखें। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र तथा थार मरुस्थल, प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। वहीं असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। बच्चों, मानचित्र 6.3 देखें। ये भारत जनसंख्या घनत्व के राज्यों को दर्शा रहा है। आप यहाँ पर 4 रंग की छाया देख सकते हैं। 250 से कम। दूसरी छाया है 251 से 500 के बीच की। तीसरी छाया 101 से 250 के बीच की। और अंतिम 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले राज्यों की। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व है, वहाँ की छाया सबसे अधिक गहरे रंग में दर्शाई गई है। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ये दोनों ही पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। इसी तरह से आप 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के राज्य भी देख सकते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर दिखाई दे रहे हैं आपको। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ें। हमारा दूसरा प्रश्न, जिसका जवाब हम ढूंढते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रवास। इन्हीं के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। बच्चों, आओ पहले हम जानें जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश व राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से, जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। आप सारणी 6.1 में भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर देख सकते हैं। सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 दर्शाता है कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, किंतु 1951 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। भारत की वर्तमान जनसंख्या में
वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया को हम जानेंगे। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण हो सकता है बच्चों? पहला कारण शिक्षा का प्रसार। जब लोग पढ़ेंगे तब वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ढूंढेंगे। दूसरा, महिला जागरूकता। महिलाओं के जागरूक होने से वे छोटे परिवार का महत्व समझेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक यानी देश के अंदर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी हो सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसे किसी देश से दूसरे देश में जाना भी हो सकता है, जैसे लोग भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर बस जाते हैं। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों एक राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है और दूसरे राज्य की जनसंख्या बढ़ जाती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। लोग बच्चों गांव को छोड़कर शहरों में ज़्यादा जाते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी गांव से दूसरे गांव चले गए हो लोग? नहीं ना, ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग जो प्रवास करते हैं वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर ही करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है बच्चों? हाँ जी, कोशिश करें बच्चे। गरीबी, बेरोजगारी, ये वजह होती है जब लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं, या प्राकृतिक आपदा हो सकती है जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप। और दूसरा कारण होता है कर्षण। कर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। लोग शहरों की तरफ जाना क्यों पसंद करते हैं बच्चों? क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल। इसी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं। तो ये जो 2 कारक थे, अपकर्षण कारक व कर्षण, इन्हीं 2 की वजह से लोग प्रवास करते हैं गांव से शहरी क्षेत्रों की ओर। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बच्चों, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। अगर हम देखें, जब प्रवास करते हैं लोग तो उसकी भी एक निश्चित उम्र होती है। 15 से अधिक आयु के लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं। वृद्ध अवस्था के लोग और बच्चे प्रवास कम करते हैं। वहीं लिंग के आधार पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रवास पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाएं जो हैं वो प्रवास कम करती हैं। तो सिर्फ इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, उम्र और लिंग के आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। जब महिलाएं कम प्रवास करेंगी वो गांव में रहेंगी, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करेंगी, इसीलिए उन्हें लोग जो है गांव में ही रखते हैं, क्योंकि वो
बूढ़ों और बच्चों की देखभाल करती है, जबकि पुरुष जो है शहरों में जाकर रोजगार ढूंढकर पैसा कमाकर गांव भेजते हैं। तो आओ बच्चों आगे बढ़ें। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। दूसरा वयस्क, 15 से 59 वर्ष के, और वृद्ध 59 से अधिक वर्ष वाले लोग। तो बच्चों हमने इनको 3 वर्गों में बांटा। बच्चे ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जबकि वयस्क ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। जो पैसे कार्यशील जनता उत्पादन के द्वारा कमाती है, उन्हीं से बच्चों तथा वृद्धों की जनसंख्या का भरण पोषण होता है। तीसरा है वृद्ध। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। इसका मतलब बच्चों ये अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, इनकी इच्छा है, पर भर्ती इनकी नहीं होगी। अगला है आपका ये पाई आरेख। इस पाई आरेख को देखो बच्चों, इसमें उम्र संरचना दिखाई गई है भारत की। तो आप देख सकते हो 3 रंगों से दर्शाया गया है। जो संतरी रंग है वो वयस्क के लिए है, नीला वाला वृद्ध को दर्शाता है, और पीला वाला बच्चों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं भारत की जनसंख्या में वयस्क की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद बच्चों की है, और सबसे कम संख्या वृद्ध की है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। मैंने आपको कहा था कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो कोई उत्पादन नहीं कर सकते, और वो किस पर आश्रित होते हैं? 15 से 59 वर्ष के लोगों पर, या हम ये कहें वयस्क लोगों पर। अगला है हमारा लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। बच्चों आप बता सकते हो क्यों लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता? कोशिश करो बच्चों, शाबाश। आओ मैं आपको बताती हूँ। भारत में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के कारण नंबर 1, पुरुष प्रधान भारतीय समाज में लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम शिक्षित होना भी उनकी कम जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा, कई स्थानों पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, जिसे हम कन्या हत्या भी कहते हैं। अगला, दहेज के लोभी लोग भी स्त्रियों की हत्या कर देते हैं, यानी कि घरेलू हिंसा व दहेज के लालच में भी लोग स्त्रियों को मार देते हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। आओ बच्चों सारणी 6.2 देखें। इसमें भारत का लिंग अनुपात दर्शाया गया है। आप देख सकते हो 1951 से 2011 तक का जनगणना वर्ष दिख रहा है आपको बच्चों, और उसके साथ ही लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं? तो आप देख सकते हो हमारा 2011 में 943 है। इसका मतलब कि 1000 पुरुष हैं और स्त्रियां 943 हैं। तो भारत में पुरुष हमेशा अधिक रहे हैं जनसंख्या में, और स्त्रियां की संख्या कम रही है। आपको पता है भारत में एक राज्य है केरल। केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, जबकि
हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाओं की संख्या है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाएं अधिक हैं और पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में पुरुष जो है अधिक है, महिलाएं सबसे कम हैं। तो आगे बढ़े बच्चों। साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता, केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है एवं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। तो बच्चों, आप यहाँ भी देखें, महिलाएं हमारे भारत में कम साक्षर हैं जबकि पुरुष अधिक साक्षर है। बच्चों, साक्षर और शिक्षित व्यक्ति के बीच अंतर है। साक्षर व्यक्ति वे है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे किसी भी भाषा को समझना पढ़ना आता हो, जबकि शिक्षित व्यक्ति विद्यालय व कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। साक्षरता अनौपचारिक तरीके से भी बिना विद्यालय जाए हुए प्राप्त की जा सकती है, परंतु शिक्षित होने के लिए हमें स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो बच्चों, ये है दोनों में अंतर। आओ बच्चों, अब हम व्यावसायिक संरचना को जानें। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक में आते हैं बच्चों कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन। द्वितीयक में आते हैं बच्चों उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य। तृतीयक में आते हैं बच्चों परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं। तो बच्चों, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक में 13 व 20% लोग कार्य करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुए हैं। आओ बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आओ बच्चों, जानें किशोर जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है।
किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों, आप लोग इसी श्रेणी में आते हो। 9वीं कक्षा के बच्चों की श्रेणी किशोर जनसंख्या है। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए व देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बालिकाओं का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि इनमें रक्तहीनता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या अधिक पाई गई है और आपकी शिक्षा का प्रसार व सुधार भी ज़रूरी है। आओ बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में जानें। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानों उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निधारक सेवाओं को पहुंचाना और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। तो बच्चों, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। आओ बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। तो तैयार हो आप सब? चलिए, पहला प्रश्न, जनसंख्या किसे कहते हैं? उत्तर, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष तथा बच्चों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? उत्तर है 1872 में। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्षों के पश्चात होती है? उत्तर है 10 वर्षों के पश्चात। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में है? उत्तर, केरल में। अगला प्रश्न, व्यवसायों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? उत्तर है 3 श्रेणियों में, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। अगला प्रश्न, प्राथमिक व्यवसायों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है कृषि व पशुपालन। अगला प्रश्न, द्वितीयक व्यवसायों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है उद्योग व भवन एवं निर्माण कार्य। अगला प्रश्न, तृतीयक व्यवसायों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है परिवहन व संचार। अगला प्रश्न,
किस आयु वर्ग की जनसंख्या को किशोर जनसंख्या कहते हैं? उत्तर है 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया था? उत्तर है 1952। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? उत्तर है 2000 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है? उत्तर है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको हमारा पाठ समझ आया होगा। इस पाठ के मुख्य बिंदु जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, आयु लिंग संरचना, व्यावसायिक संरचना व राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये सभी बिंदुओं को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों, अगले पाठ पे मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।